हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ड में। तो आज का हमारा सेशन होने वाला है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023-24 के लिए प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें आपको मिलेगा जीके जीएस मैथ साइंस हिंदी एंड रीजनिंग के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट का सेट फर्स्ट नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट प्रश्न हमारा, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रबंधन करने के लिए कितनी समितियां थी? ऑप्शन है 5 या 6, 4 या 2। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 6 समितियां थी टोटल, जो कि इस प्रकार थी। फर्स्ट थी शिल्पकला समिति, सेकंड थी विदेशी यात्री समिति, थर्ड थी जनसंख्या समिति, फोर्थ थी वाणिज्य समिति तथा फिफ्थ थी उद्योग समिति तथा सिक्स आगे अपनी कर समिति। तो यह 6 प्रमुख समितियां थी, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने अपनी साम्राज्य की जनता के समाचार लाने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की? ऑप्शन है रसिक प्रिया या पति वैदक या धम्म महात्म्य या रशद। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पति वैदक नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की, जो जनता के समाचार है वो सम्राट अशोक को लाकर देते थे। जबकि धम्म महात्म्य वह व्यक्ति था जो धर्म का प्रचार प्रसार करता था। यह दो विशेष व्यक्ति थे जिनको अशोक ने नियुक्त किया था अपने राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन को अलू खान की उपाधि किसने दी? ऑप्शन है इल्तुतमिश ने या नसरुद्दीन मोहम्मद ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने या रजिया सुल्तान ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नसरुद्दीन मोहम्मद ने। नेक्स्ट है, फारसी भाषा को मुगल दरबार की राजकीय भाषा बनाने वाला शासक कौन था? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब। तो राइट ऑप्शन है सी, अकबर द्वारा फारसी भाषा को मुगल दरबार की राजकीय भाषा बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन है सुलूभ वंश, संगम वंश, सॉरी यहाँ पे आप सुलूभ की जगह तुलु वंश कर लिए, ये डबल प्रिंट हो चुका है, तुलु वंश। तो फर्स्ट हमारा सुलूभ वंश, संगम वंश, तुलु वंश या अराविदु वंश। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सुलूभ वंश से कृष्णदेव राय का संबंध था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है ऑन्थियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या माइकोलॉजी। तो हृदय का जो अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। जबकि ऑस्टियोलॉजी है वो हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। माइकोलॉजी है वो कवक, फंग या इनका अध्ययन कहलाता है। जबकि ऑर्थियोलॉजी है वो पक्षी का अध्ययन कहलाता है। तो यह आपको चारों नोट कर लेने अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। किस धातु की अधिक मात्रा में उपस्थिति होने के कारण मनुष्य को सिरोसिस नामक बीमारी होती है? ऑप्शन है लोहा, तांबा, सोडियम या पोटेशियम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लोहा। मानव शरीर में लोहा जब अधिक मात्रा में हो जाता है तो मनुष्य को सिरोसिस नामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का आयस्क है क्यूपराइट, ग्लेना, बॉक्साइट या जर्कोनाइट। तो राइट ऑप्शन है सी, बॉक्साइट। नेक्स्ट है, बल का एसआई मात्रक होता है? ऑप्शन है न्यूटन, वाट, जूल या हर्ट्ज। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर ए। जबकि जूल है वो कार्य का मात्रक है, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है, जबकि वाट है वो शक्ति का मात्रक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है जेम्स चैडविक को, या जॉन डाल्टन को, या रदरफोर्ड को, या जे जे थॉमसन को। तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है जे जे थॉमसन को, जबकि जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन का जो खोज का श्रेय जाता है। जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया, जबकि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जे जे थॉमसन द्वारा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर द्वारा, या जवाहरलाल नेहरू द्वारा, या ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का प्रतीक माना गया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के एकमात्र वह राष्ट्रपति जिनको निर्विरोध चुना गया निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या नीलम संजीव रेड्डी, या डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, या बीबी गिरी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। 1977 से 1982 इनका कार्यकाल था। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड ऑकलैंड, या लॉर्ड मेयो के। तो इस प्रश्न में आपको दो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। फर्स्ट है भी जो प्रथम जनगणना स्टार्ट हुई थी वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में, जबकि जो दशकीय जनगणना की शुरुआत है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी 1881 के अंदर। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर दशकीय जनसंख्या का आपका पूछ ली जाए तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, क्लाउड राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, या सिक्किम। तो क्लाउड है वो राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मोपा नामक हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? यह आपका करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न था। इसका राइट ऑप्शन आपको कमेंट करना है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, या त्रिपुरा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है गुजरात में, हरियाणा, महाराष्ट्र, या मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय के शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, शाही दरवेश किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? ऑप्शन है औरंगजेब को, जहांगीर को, हुमायूं को, या बाबर को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर। औरंगजेब को शाही दरवेश कहा जाता है। इसके साथ इसके अन्य नाम भी है, जैसे आलमगीर हो गया, जिंदा पीर भी औरंगजेब के लिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है श्री अशोक मित्र, या चंद्रशेखर, या सी एस चंद्रमौली, या जयंत कुमार बटिया। तो राइट ऑप्शन है सी एस चंद्रमौली 2011 के जनगणना आयुक्त थे, जबकि 2001 के जो जनगणना आयुक्त थे वो जयंत कुमार बटिया थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, ये हमारा रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, इसको आपको हल करना है और इसका आंसर है वो कमेंट करना है। तो हमारा प्रश्न है, RAM का संबंध है MAR से, उसी प्रकार आगे का दिया है SIT का संबंध किस प्रकार होगा? ऑप्शन है TSAI से, या TIAS से, या SIAT से, या TISA से।
तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से राइट आंसर कमेंट करना है। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो देखिए, जो आर से फर्स्ट वाले हैं उनको उल्टा करके लिखा हुआ है। जैसे आर है उसे ए आर लिखा गया है लास्ट में, और जो ये लास्ट वाले हैं वो फर्स्ट में लेके आए हैं एम ए के द्वारा। सॉरी, ये आर ए है तो इसको आर ए ही लिखा गया है, यानी इनको आगे पीछे उल्टा करके लिखा गया है। तो आगे भी हमारा इसी प्रकार से ये हल होगा। जैसे फर्स्ट है टी ए फर्स्ट होंगे, और जो एस आई है वो लास्ट होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टी ए एस आई। तो इसको आप कट करके यहाँ पे लिख लीजिए टी ए एस आई, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यह भी रीजनिंग से संबंधित है। जैसे लोहा है उसे एफ ई के द्वारा निरुक्त किया गया है, तो चांदी का जो संबंध है वो किस प्रकार का होगा। ऑप्शन है एन ए का, या सी एल, या ए जी, या के का। तो हमें सभी को पता है लोहा जो आयरन होता है जिसे हम एफ ई के द्वारा नियुक्त करते हैं, तो चांदी को हम आर्गन के द्वारा नियुक्त करेंगे ए जी के द्वारा। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नंबर सीरीज है जिसमें आपको दिया हुआ है 2, 7, 17 और 23। 2, 7, 17 और 23 में आपको जो इसके आगे आने वाला अंक है वो आपको बताना है। तो इसमें हमें इसको हल करना है। तो देखिए, जैसे 2 से 5 का अंतर है, सॉरी 2 से 7 का जो अंतर है वो 5 का है, और 7 से 17 का अंतर 10 का है, और 17 से 23 का अंतर है वो 5 का है। तो हमें ये साफ पता चल रहा है कि फर्स्ट बार है वो 5 प्लस सेकेंड बार 10 का अंतर दिया हुआ है। तो हमें 17 से 23 का अंतर 5 है, तो इसमें 23 से जो आगे होगा वो 10 का अंतर होगा, यानी 10 की बढ़त होगी। तो 23 में 10 हम जब प्लस करेंगे तो हमारा राइट आंसर 33 होगा, 33। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 64 से 3/6 का सरल रूप क्या होगा। ऑप्शन है 4, या 156, या 64, या 8। तो आपको इसका राइट आंसर है वो कमेंट करना है। तो आप सभी को पता है भी हम 64 को 2 की अनुपात 6 में लिख सकते हैं, और उसकी जो अनुपात है उसे दी हुआ है 3/6। तो इस रूप में हम इसे निरूपित करेंगे। जब हम 2 की घात 6 करेंगे तो हमारा आंसर है वो 64 होगा, लेकिन जो इसकी घात दी हुई है 3/6 उसे हम एक बार इससे डिवाइड ज़रूर करेंगे, तो 6 से 6 कट जाएगा। जब 2 की घात 3 शेष रहेगी, तो जब हम 2 को 3 बार इंटू करेंगे तो हमारा राइट आंसर 8 होगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर 8 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 25 व्यक्ति उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन है 8 दिन, या 10 दिन, या 12 दिन, या 5 दिन। तो जो ये आपको ये प्रश्न दिए जा रहे हैं रीजनिंग के, मैथ के, तो आपको इनको सोल्यूशन करके कमेंट जरूर करने हैं आंसर, ताकि आप रीजनिंग व मैथ की तैयारी इस सीरीज में जरूर चेक कर पाएँ। तो जो ये व्यक्ति और कार्य के हैं आप सभी को पता है, जो एक एमडीएच नाम से एक फॉर्मूला है, वो बहुत ही ज़्यादा सरल है इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए। तो हम उसी प्रकार से इन प्रश्नों को करेंगे। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है 20 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, यह हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सब तो बताइए 25 व्यक्ति है वो कितना दिनों में उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। तो हम इसे एमडीएच की फॉर्म में लिख देंगे, MDH, यानी मेन, डी का मतलब दिन से, और एच हमारा हो जाता है घंटे से, और इसके नीचे आता है W1 यानी सप्ताह या दिन से। तो
जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 इंटू 10, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड हमारी है 25, तो हमें इसको जो है 20 इंटू 10 के भाग में लेके आएंगे, तो हमारा राइट आंसर होगा 20 इंटू 10 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो यह एक ही पाड़े से कटेंगे, 4/5 से, और 5 से 10 बार 10 चला जाएगा 2 बार, तो 4 इंटू 2 हो जाते हैं हमारे 8, तो हमारा 8 दिन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक खंबे को कितने सेकंड में पार करेगी। तो इसमें आपको चाल बराबर दूरी का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो दूरी के लिए हम रेलगाड़ी की लंबाई को ले लेते हैं जो कि 100 मीटर है, चाल हमारी 20 है और समय हमें बताना है। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तब हमारा होगा 5/18 से गुना। आप सभी को यह पता होना चाहिए। और जब हम मीटर सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तब हमारा 18/5 से गुना होता है चाल का। तो हमें समय निकालना है इसके अंदर, तो हमारा सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। सरल करते हैं इसे, तो 100 बराबर होगा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय को जब हम तो इसे सॉल्व में हमारे उत्तर प्राप्त होगा 100/20 इंटू 5/18, तो 18 है वो 100 के गुणा में चला जाएगा, तब 100 इंटू 18/20 इंटू 5, तो 20 है वो 100 को 100 को काटेगा 5 पे और 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारा आंसर बच जाएगा 18। तो 18 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग की परिधि है वो 88 सेमी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन है 616 या 176 वर्ग सेमी या 600 सॉरी यहाँ पे 312 कर दीजिए। तो आप सभी को पता है जो वर्ग की परिधि का सूत्र है वो होता है 2πr। तो हमें वर्ग की परिधि है वो दी हुई है 88 सेमी, तो तब हम इसे हल करेंगे तो इंटू पाई की जगह रखेंगे 22/7, त्रिज्या हमें निकालनी है और बराबर 88, तब 7 88 के गुणज में चला जाएगा, तब 88 इंटू 7 आर बराबर होगा 2 इंटू 22 जो कि बटा में हो गया। तो 44 को जब हम 88 से काटेंगे तो 2 आएगा, और 2 का जब हम 7 से गुणा करेंगे तो 14, तो त्रिज्या हमारी होगी 14। तो हमारे पास वृत्त की जो त्रिज्या है वो आ चुकी है 14। तो अब हमें वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो निकालना है। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है πr स्क्वायर। तो पाई की जगह रखेंगे 22/7 इंटू त्रिज्या है हमारी 14 इंटू 14, तो 7 से 14 जाएगा 2 बार, तब हमारा उत्तर होगा 22 इंटू 28 से, क्योंकि 7 से जब 14 जाएगा 2 बार और 14 2 28, तो 28 को जब हम 2 से गुना करेंगे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 616 वर्ग सेमी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन है 1/2, 1/4, 3/6 या 0। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। जब हम इसकी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 6 और 56 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 18 या 324 या 9 या 124। तो जब कभी हमें मध्य अनुपाती निकालना हो तो दोनों संख्याओं का वर्गमूल लेते हैं। तो 6 और 56 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 324, क्योंकि इन दोनों संख्याओं को हम इंटू करेंगे तब 324, और 324 का जब हम अंडरूट निकालेंगे तो 24 आएगा, 18 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 18 है वो 6 और 56 का मध्य अनुपाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज फ्रक्टोज किसका निर्माण करते हैं। ऑप्शन है माल्टोज का, लैक्टोज का, सुक्रोज का या ऑक्टोज का। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज का निर्माण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जबकि ग्लूकोज है वो माल्टोज का निर्माण करते हैं, और ग्लूकोज प्लस लैक्टोज है वो लैक्टोज का निर्माण करते हैं। तो यह तीनों आपको बातें क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान किसको माना जाता है। ऑप्शन है आराम शाह, बलबन को, इल्तुतमिश को या कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो राइट ऑप्शन है सी इल्तुतमिश को दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान माना जाता है। आराम शाह है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, जिसका शासनकाल सिर्फ 8 महीने तक ही रहा था। आपको यह भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन है मलयालम, संस्कृत, उड़िया या तमिल। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो राइट ऑप्शन है डी तमिल। तमिल है वो सबसे पुरानी भाषा है, शास्त्रीय भाषा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। जबकि आपसे नवीनतम पूछ लिया जाए तो वह उड़िया हो जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको इसी प्रकार का कंटेंट उपलब्ध कराते रहें, ताकि आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। थैंक यू।